जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिशों का एक तीर जिंदा रख, हार जाओ ज़िंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख, उम्मीद जिंदा रख। हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास के साथ। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए रसायन विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा के वाइवा में जो सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनर आने वाले जो एग्जामिनर हैं वो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने यही क्वेश्चन का डिस्कस किया है। तो जो आपके प्रयोगात्मक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है मूलक क्या होते हैं, मूलक में क्षारीय मूलक क्या होता है, अम्लीय मूलक क्या होता है। तो ध्यान देंगे क्षारीय मूलक क्या होता है बात करूंगा जो है। तो क्षारीय मूलक हमेशा याद रखेंगे, जैसे मैं बात करूं Cl पर माइनस यहाँ पे लिख दूं और Ca पर 2+ लिख दूं। तो ये जो आपका जो है, अगर क्षारीय मूलक क्या होता है और अम्लीय मूलक क्या होता है तो ये हमेशा याद रखेंगे। क्षारीय मूलक अगर यहाँ पे यहाँ क्षारीय मूलक क्या होता है, अगर कोई भी मान लिया अगर आयन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, धनायन चार्ज है तो क्षारीय मूलक होता है। अगर ऋण आयन चार्ज है तो वो अम्लीय मूलक होता है, याद रखेंगे। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी मान लो तत्व तो लिखा गया, अगर उस पर माइनस चार्ज है, ऋण आयन है तो वो क्या होता है, अम्लीय मूलक होता है। और जिस पे धनायन होता है वो क्षारीय मूलक होता है, याद रखेंगे। तो जैसे मैं बात करूँ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की बात करें तो इसको अगर ये क्रिया करेगा तो Ca पर क्या होता है, 2+ आता है और प्लस CO3 पर क्या होता है, 2- चार्ज आता है। तो ये जो है Ca पर 2+ जो होता है वो आपका क्षारीय मूलक हो जाएगा और CO3 पर 2- जो होता है वो अम्लीय मूलक होता है। तो एग्जामिनर यहाँ से पूछ सकते हैं कि भाई दो अम्लीय मूलक का मतलब अम्लीय मूलक बताइए, क्षारीय मूलक बताइए। तो जिस पे भी माइनस चार्ज आता है, जैसे Cl- क्या है, ये आपका जो है Cl- जो है आपका अम्लीय मूलक है। अगर यहीं पर बात करूँ जो है, जैसे यहाँ पर 2H पर प्लस, अगर H2SO4 को हम यहाँ से तोड़ेंगे तो 2H पे प्लस, S पे 4, SO4 पर 2-। तो ये जिस पे भी माइनस चार्ज रहेगा वो हमेशा याद रखेंगे कि वो अम्लीय मूलक होगा, जिस पे प्लस चार्ज होगा वो क्षारीय मूलक होगा। तो इस तरीके से हमको अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक को याद रखना है। अगर अम्लीय मूलक पूछा जा रहा है, अगर क्षारीय मूलक पूछा जा रहा है तो जिस पे माइनस चार्ज है, Cl पे माइनस चार्ज, CO3 पर माइनस चार्ज, SO4 पर 2-, ये होता है, याद रखेंगे। और अगर यहाँ पे अम्लीय मूलक की बात करेंगे, मतलब यहाँ से अगर माइनस चार्ज है तो ये अम्लीय मूलक है। अगर ये माइनस चार्ज है और क्षारीय मूलक की बात करूँगा तो क्षारीय मूलक में हमेशा याद रखेंगे अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अम्लीय मूलक पे माइनस चार्ज होता है, मतलब Ca, अगर यहाँ पे बात करूँगा CO3 पर 2-, SO4 पर 2-, Cl पर माइनस, S पर माइनस, ये सब जो है S पर 2-। तो ये सब क्या है, अम्लीय मूलक है। और क्षारीय मूलक की बात करूंगा तो यहाँ पर जिस पे प्लस चार्ज होता है, जैसे Na पे प्लस चार्ज होता है, ये जो क्षारीय मूलक है। H पर प्लस चार्ज, ये भी क्षारीय मूलक है। Ca पर 2+, ये भी क्षारीय मूलक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है अम्लीय मूलक क्या होता है, क्षारीय मूलक। तो प्लस चार्ज वाले को अम्लीय मूलक कहेंगे और माइनस चार्ज वाले को क्षारीय मूलक कहेंगे। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्रियात्मक समूह के बारे में पूछा जा सकता है, भाई क्रियात्मक समूह क्या है। तो क्रियात्मक समूह का मतलब पूछा जा सकता है क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वे भाग जो उस अभिक्रिया में मुख्य रूप से भाग लेते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया के वे भाग जो उस अपक्रिया में मुख्य रूप से भाग लेते हैं उसको क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे मैं बात करूं कि CH3COOH, ये क्या है, एस्टिक अम्ल का सूत्र है। तो इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, तो एस्टिक अम्ल के निर्माण में COOH का जो रोल बहुत ज़्यादा है। तो COOH क्या है, क्रियात्मक समूह है, जिसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत रखते हैं, जिसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको याद रखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का वो है। तो CH3COOH का जो है क्रियात्मक समूह क्या है,
ये है COOH, याद रखेंगे। तो क्रियात्मक समूह क्या होता है? क्रिया का वह भाग जो उस अपक्रिया को मुख्य रूप से भाग लेते हैं, मतलब उस अपक्रिया को एक्टिव बनाते हैं, उसको क्रियात्मक समूह कहते हैं। कुछ क्रियात्मक समूह के नाम पूछा जा सकता है, जैसे OH पर माइनस, ये क्या है? OH ये है एल्कोहल, ये क्या है? एल्कोहल है, याद रखेंगे, एल्कोहल है। CHO अगर की बात करूंगा, ये भी CHO भी क्या है? एक अब क्रियात्मक समूह है। ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, याद रखेंगे, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है। क्रियात्मक समूह ROR डैश, ये अगर मान लिया बात किया जाए तो ये याद रखेंगे ईथर है, ROR डैश, ये ईथर है। अगर यहाँ बात करूँ RCOR अगर डैश है तो ये आपका कीटोन है, याद रखेंगे, ये क्या है? कीटोन है, याद रखेंगे। तो इस तरीके से कुछ आपको यहाँ पे जो है क्रियात्मक समूह के नाम भी याद रखना है, कौन क्रियात्मक समूह क्या है। अगर यहाँ पे बात करें जो है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो आपका ये एल्केन होता है, एल्केन का सूत्र भी आपको याद रखना है। डबल बॉन्ड है तो ये आपका एल्कीन होता है, एल्कीन होता है। ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एल्काइन होता है, एल्काइन। तो फार्मूला याद रखना है, एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्कीन का जो सूत्र होता है CN होता है, और H2n होता है, याद रखेंगे, H2n। और यहाँ पे एल्काइन का जो सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। तो ये सब ही याद रखेंगे, ये भी क्रियात्मक समूह के अंतर्गत आते हैं। गुणात्मक विश्लेषण, तो गुणात्मक विश्लेषण में क्या करते हैं? गुणात्मक विश्लेषण में क्या करते हैं? हम अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान करते हैं, अम्लीय मूलक एवं क्षारीय मूलक की पहचान करते हैं। आपके प्रयोग में लिखवाया गया होगा, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक की जो पहचान, अम्लीय व क्षारीय मूलक की पहचान करते हैं, क्षारीय मूलक की पहचान करते हैं, क्षारीय मूलक की पहचान करते हैं, याद रखेंगे। गुणात्मक विश्लेषण में पूछा जाता है क्या होता है, तो गुणात्मक विश्लेषण में अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक की पहचान करते हैं। कौन अम्लीय मूलक है? तो जिसपे जो है, तो हमने यहाँ पे बताया कि जिसपे प्लस चार्ज होता है, जैसे Ca पर जो है 2+ होता है, तो जिसपे प्लस चार्ज होता है वो क्या होता है? क्षारीय मूलक होता है। और जिसपे माइनस चार्ज होता है, जैसे CO3 की बात करूँगा, Cl पे माइनस की बात करूँगा, तो ये क्या है? ये आपका जो है, ये आपका अम्लीय मूलक है, याद रखेंगे, ये क्या है? अम्लीय मूलक है, ये सब याद रखेंगे। तो गुणात्मक विश्लेषण में क्या करते हैं? हम अम्लीय और क्षारीय मूलकों की पहचान करते हैं, बस आपको इतना याद रखना है। प्रयोगशाला में सभी उपकरणों के नाम, प्रयोगशाला में आपको सभी उपकरणों के नाम याद रखना है। जैसे ये है, ये परखनली है, यहाँ पे दे दिया गया, इस एग्जामिनर पूछ सकता है फिगर बना करके, ये भाई ये किस चीज़ का फिगर है, तो ये आपको याद रखना परखनली है। अगर इस तरीके का जो फिगर है, ये चुंबक का फिगर है। ये है शीशे का पात्र जो है। यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी का फिगर है, इसको भी याद रखना है कि सूक्ष्मदर्शी का फिगर क्या है। ये पृथककारी कीप है, जिसको फनल के नाम से जानते हैं। ये है टेस्ट ट्यूब है। ये स्टॉप वॉच वाली घड़ी है। और ये क्या आपका मैग्नेट है, चुंबक की भांति यहाँ से जो है ये। और ये मापन नलिका है। तो इस तरीके से आपको ये सब इंस्ट्रूमेंट के नाम भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए गए हैं। अगर यहाँ पे ये बात करूँगा, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी है, ये आपका बर्नर है, ये जो है फ्लास्क है, गोलपेदी का मैं यहाँ से फ्लास्क है, ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर है आपका, और ये आपका बीकर का फिगर है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये पीपेट है, यहाँ पे पीपेट का फिगर ये है, याद रखेंगे। और यहाँ से पेट्री डिश ये है, और स्ट्रीमिंग रॉड है ये। और ये फनल जो हमने इसमें बताया अभी इससे पहले, ये थर्मामीटर ताप मापक यंत्र है। ये पीएच स्केल है। पीएच स्केल से हम क्या करते हैं भाई? पीएच मान ज्ञात करते हैं। तो पीएच मान के बारे में भी पूछा जा सकता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और 7 से कम वाले जो है अम्लीय होते हैं, और 7 से ज़्यादा वाले क्षारीय होते हैं। ये बैलेंस मतलब तराजू का फिगर है। ये सेंट्रीफ्यूग का सूत्र है यहाँ पे जो है। ये आउटोक्लेव का यहाँ से फिगर है, तो इसको याद रखेंगे, फिगर को भी आपको ध्यान रखना है। अम्ल क्षार परीक्षण, तो यहाँ पे अम्ल क्षार परीक्षण ही आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अम्ल क्षार परीक्षण क्या होता है। तो अम्ल क्षार का परीक्षण कैसे करते हैं? तो लिटमस पेपर की सहायता से अम्ल क्षार का परीक्षण करते हैं। यदि लिटमस पेपर क्या करता है? लिटमस पेपर जो है लाल को नीला कर दे रहा है। अगर नीले को लाल कर दे रहा है, लिटमस पेपर क्या कर रहा है? नीले को लाल कर दे रहा है। लिटमस पेपर क्या करता है? नीले को लाल कर दे रहा है। तो समझ लीजिए क्या हो, वहाँ पे अम्लीय मूलक मिलेगा, अम्लीय मूलक मिलेगा। अगर लाल को नीला, यहाँ से याद रखेंगे, अगर नीले को लाल कर रहा, ध्यान देंगे, अगर लिटमस पेपर जो है यहाँ ध्यान देंगे, नीले को लाल कर दे रहा है, अगर नीले को लाल कर दे रहा है तो वो क्या होगा? अम्लीय
यहाँ अम्ल की मात्रा पाई जाएगी, अम्लीय मूलक होगा। अगर उसी का उल्टा कर दिया गया, लाल को नीला कर देगा, तो समझ लीजिए क्या क्षार की भांति व्यवहार करता है, तो क्षारीय मूलक पाएगा। ये भी याद रखेंगे कि अम्ल क्या करता है, नीले को लाल में कन्वर्ट करता है और क्षारीय मूलक लाल को नीला में कन्वर्ट करता है। तो यदि नीले को लाल हो रहा है लिटमस पेपर तो अम्लीय मूलक, और अन्यथा जो लाल से नीला हो रहा है क्षारीय मूलक। ये याद रखेंगे। तो पूछा जा सकता है कि लिटमस पेपर अम्ल क्षार परीक्षण कैसे करते हैं, लिटमस पेपर की सहायता से करते हैं। प्रयोगशाला में सभी अभिकर्मकों के नाम, प्रयोगशाला में सभी अभिकर्मकों के नाम और सूत्र आपको याद रखना है। तो प्रयोगशाला में जो अभिकर्मक क्या होता है, अभिकर्मक किसी भी रासायनिक अपक्रिया के वे पदार्थ हैं जो उस रासायनिक अपक्रिया को एक्टिव करते हैं। मतलब अभिकर्मक किसे कहते हैं, किसी भी रासायनिक अपक्रिया को होने में जो है बाह्य पदार्थ जो होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया को चालू करते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया को चालू होने में उत्तेजित करते हैं, वो समझ लीजिए क्या एक प्रकार का अभिकर्मक का काम करते हैं। जो रासायनिक अपक्रियाओं में मतलब एक ये रासायनिक अपक्रिया की क्रियाशीलता को कम या ज़्यादा करते हैं, मतलब रासायनिक अपक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे उत्प्रेरक भी आ जाएगा अभिकर्मक में जो है, और भी तमाम जो अभिकर्मक के नाम, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूँगा, ये अभिकर्मक की भांति व्यवहार करता है। H2SO4 ये आपका अभिकर्मक हो जाएगा। लेड आपका जो टिन, ये भी अभिकर्मक के भांति व्यवहार करेगा। निकिल आपका जो है ये भी अभिकर्मक की भांति व्यवहार करता है जो है। जैसे हैबरबी द्वारा अमोनिया के निर्माण में जो कौन सा उत्प्रेरक होता है, तो वो भी जो उत्प्रेरक लिया गया था मॉलिब्डेनम हो गया, कापर हो गया। ये सब जो है क्या है, एक प्रकार के अभिकर्मक का काम करते हैं। तो इसको हमको याद रखना है कि अभिकर्मक प्रयोगशाला में सभी अभिकर्मकों के नाम, तो कुछ अभिकर्मकों के नाम आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ अभिकर्मक में ये भी ध्यान देना कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में हमने बताया था RMGX का मतलब जब कोई भी एल्किल ग्रुप, मैग्नीशियम ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप जो है मतलब एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप से Mg जुड़ा रहता है, तो ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। एक टालेन अभिकर्मक का सूत्र भी पूछा जाता है। फेलिंग अभिकर्मक होता है, यह भी याद रखेंगे। मिलन अभिकर्मक क्या होता है, कोलिन्स अभिकर्मक क्या होता है, पेंटेन अभिकर्मक। तो अभिकर्मक शब्द क्या है, हालांकि यहाँ कहा गया सभी अभिकर्मकों का नाम अभिकर्मक शब्द से नहीं रखा गया। अभिकर्मकों में विलायक, एंजाइम, उत्प्रेरक भी शामिल है। जो अभिकारकों के अंतर जो आते हैं, अभिकर्मक क्या होते हैं, उसमें विलायक आ जाएंगे, एंजाइम आ जाएंगे, उत्प्रेरक आ जाएंगे, अभिकर्मक सीमित भी हो सकते हैं। तो कुछ एंजाइम का नाम अगर पूछा जा रहा है तो जाइमेज एंजाइम, यहाँ से जाइमेज एंजाइम जो है, और यहाँ तमाम प्रकार के एंजाइम है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, और ये इसका जो आपको सूत्र भी याद रखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलकों का वर्गीकरण। अम्लीय मूलकों और क्षारीय मूलकों का वर्गीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट में जो है फाइल में लिखवाया गया अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक का परीक्षण किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका गुणात्मक विश्लेषण के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। ये जो प्रयोग है वो गुणात्मक विश्लेषण के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे, गुणात्मक विश्लेषण के अंतर्गत आता है। अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक का हमने पहले से बता दिया। अगर जो है अम्लीय मूलक में क्या होता है, माइनस चार्ज जैसे दे रहे हैं, Cl माइनस हो गया, SO4 पे 2 माइनस चार्ज हो गया, S पर 2 माइनस चार्ज हो गया। तो इस तरीके से जो है अगर जो है तो वो आपका जो है अम्लीय मूलक कहलाएंगे। और क्षारीय मूलक में प्लस में होता, Ca पर 2 प्लस हो गया, Na पर 1 प्लस हो गया, पोटेशियम पर प्लस चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब क्षारीय मूलक है। तो याद रखेंगे अम्लीय मूलक अगर माइनस चार्ज आ रहा तो अम्लीय मूलक, और नहीं तो क्षारीय मूलक हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं जो है कि H2SO4 का अगर हम क्रिया करवा दें तो यहाँ पर क्या आता है, 2H पे प्लस आता है और प्लस SO4 पे 2 माइनस आता है। तो SO4 पे 2 माइनस जो आपका ये क्षारीय मूलक हो गया प्लस वाला, और ये वाला जो आपका अम्लीय मूलक हो गया। तो इस तरीके से हमको याद रखना अम्लीय मूलक क्षारीय मूलक क्या होते हैं। चार्ट मॉडल प्रोजेक्ट पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो चार्ट पेपर आपने बनाया है और प्रोजेक्ट पे आधारित, प्रोजेक्ट में जो जैसे हमने पहला प्रयोग हमने क्या लिखा है, पहला प्रयोग का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर ये हमको याद रखना है। हमने क्या बताया, जो प्रयोग आपको लिखवाया गया, जो पहला प्रयोग होगा वो आयतन मिति विश्लेषण पे आधारित होगा। याद रखना, जो पहला प्रयोग हमने लिखा है कॉपी में वो आयतन मिति विश्लेषण पे आधारित है, आयतन मिति विश्लेषण पे आधारित है, ये याद रखना है। और जो दूसरा प्रयोग आपका है, दूसरा प्रयोग है गुणात्मक विश्लेषण पे आधारित है। दूसरा प्रयोग जो आपका गुणात्मक विश्लेषण पे आधारित होता है। और तीसरा जो प्रयोग होता है वो विषय वस्तु पे आधारित होता है, याद रखेंगे।
तीसरा जो प्रयोग होता है विषय वस्तु पर आधारित होता है, विषय वस्तु पर आधारित होता है। अगर बात करूं आयतन मिति विश्लेषण का पे नंबर आपको कितना मिलता है, 4 नंबर। गुणात्मक विश्लेषण पे जो है 4 नंबर, और विषय वस्तु पे आधारित पे 3 नंबर बाय एग्जामिनर के द्वारा दिया जाता है। और बाकी जो है मौखिकी अगर आपसे पूछा जाए तो मौखिकी के कितने नंबर का पूछा जाएगा, ये सब भी आपके पूछा जा सकता है। मौखिकी जो आप प्रवेश परीक्षा देंगे वो 4 नंबर का है, तो टोटल 15 नंबर बाय मूल्यांकन होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चार्ट पेपर जो आपने बनाया है, तो चार्ट पेपर में जैसे आपने बनाया होगा वैद्युत अपघटनी सेल बनाया होगा, तो उसके बारे में आपको पूरा जो है इसको ये याद रखना है। उसकी एनोड अपक्रिया क्या होती है, उसकी कैथोड अपक्रिया क्या होती है, इसको भी आपको याद रखना है। संपूर्ण सेल अपक्रिया क्या होती है, संपूर्ण सेल अपक्रिया आपको ये याद रखना है कि उसकी संपूर्ण सेल अपक्रिया क्या होती है। चार्ट पेपर में हम जो है कोई भी मान लिया प्रयोगशाला में जो गैस बना सकते हैं, गैस प्रयोगशाला में आधारित पे कोई भी गैस बना सकते हैं। जैसे हाइबरबी द्वारा अमोनिया का निर्माण जो है 2NH3 अमोनिया का सूत्र यहाँ पे, तो हमने N2 + 3H2 को मिलाते हैं तो क्या बनता है, ये भी याद रखना है, 2NH3 बनता है इस तरीके से। तो हाइबरबी द्वारा अमोनिया के निर्माण में कौन सी गैस मिलती है, तो अमोनिया मिलती है। N2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाते हैं। तो ये आपको कोई भी गैस बना सकते हैं, मतलब चार्ट और मॉडल प्रोजेक्ट में जो है, या जो है हम आवर्त सारणी बना सकते हैं। आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी चलेगी, मेंडेलीव आवर्त सारणी, उसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। कहाँ पर जो है क्षारीय मृदा धातुओं को रखा गया है, कहाँ पर जो है क्षारीय धातुओं को रखा गया है, कौन हैलोजन है, चैल्कोजन है, उसमें कितने आवर्त हैं, कितने वर्ग हैं, तो ये सब आपको पूरी तरीके से याद रखना है। तो इसमें चार्ट मॉडल प्रोजेक्ट में अगर ये सब आपने बनाया तो ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे, याद रखेंगे। रसायन विज्ञान कितने प्रकार का होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। रसायन विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, तो रसायन विज्ञान के 3 प्रकार होते हैं, याद रखेंगे। एक भौतिक रसायन होता है, दूसरा कार्बनिक रसायन होता है, तीसरा अकार्बनिक रसायन होता है। जिसमें कार्बन रहेगा वो कार्बनिक रसायन हो जाएगा जो है, और भौतिक रसायन जो है ये फिजिक्स का मतलब एक ऐसा रसायन विज्ञान जो फिजिक्स से रिलेटेड हो, और अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं है। जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करूँ, इसमें कार्बन नहीं है। और यहीं पर कार्बनिक मान कोई कार्बनिक तत्व का नाम पूछा जा रहा है तो C2H5OH आपका एथिल अल्कोहल बता सकते हैं, जो है CH3COOH बता सकते हैं, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। अकार्बनिक रसायन में इस तरीके से बता सकते हैं, जैसे PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये क्या अकार्बनिक रसायन है। तो ये कुछ यौगिकों का नाम पूछा जा सकता है। चैप्टर नेम ये आपसे पूछा जा सकता है, भाई आपके जो है फिजिक्स में जो है पहले दूसरे चैप्टर का क्या नाम है, दूसरे चैप्टर का नाम विलयन याद रखेंगे, जो पहला चैप्टर कट गया है। तीसरे चैप्टर का क्या नाम है, चौथे का क्या नाम है, वैद्युत रसायन। इस तरीके से जो है अपक्रिया की कोटि से संबंधित आप यहाँ से पूछ सकते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, याद रखेंगे। अपक्रिया की कोड पढ़ के जाएंगे, अपक्रिया की कोड से क्वेश्चन बनेगा। प्रथम कोड की अपक्रिया क्या है, द्वितीय कोड की अपक्रिया क्या है, और तृतीय कोड की अपक्रिया क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अपक्रिया की कोड से जरूर क्वेश्चन बनेगा, तो इसको आपको पढ़ के जाना है। और चैप्टर नेम जो उसका चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ से ये भी पढ़ लेना है कि जो है यहाँ से डी और या ब्लॉक के तत्व जो है, डी तथा या ब्लॉक के तत्व में जो है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को आपको पढ़ लेना है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लवण क्या होता है, तो लवण का जैसे मान लीजिए जिस पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होता है, जैसे मैं बात करूँ NaCl। NaCl क्या है, एक आपका लवण है जिसको हम यहाँ Na पे प्लस चार्ज होता है और प्लस Cl पे माइनस चार्ज होता है। ये आपका अम्लीय मूलक है और ये क्षारीय मूलक है। जैसे बात करूँ KCl, तो KCl भी एक प्रकार का लवण है, K+ और प्लस Cl- होता है, K+Cl-। तो ये भी आपको याद रखना कि ये जैसे यहाँ पे CH3COOH की बात करूँ, CH3COOH की बात करूँ, तो यहाँ पर जो है CH3 और COOH पर जो है माइनस और CH3 पे प्लस चार्ज होता है, तो ये बनता है इस तरीके से जो। तो ये सब क्या है, लवण है, तो इसको आपको याद रखना है। अम्ल और क्षार क्या होता है, याद रखेंगे। तो अम्ल क्या होता है, तो अम्ल क्या होता है, जो H+ आयन देते हैं, जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं। और क्षार क्या होते हैं, OH- आयन देते हैं, तो वो क्षार कहलाते हैं, याद रखेंगे। जैसे मैं बात करूं तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो अम्ल क्या होता है, H+ आयन देता है, और क्षार क्या होता है, OH- आयन देता है। बात करूं जैसे पूछ लिया जाएगा, जैसे यहाँ पे बात करूं H2SO4, तो ये क्या अम्ल है, तो यहाँ से इसकी क्रिया करवाएंगे तो 2H पर प्लस चार्ज होता है और SO4 पे 2 माइनस चार्ज होता है। तो ये क्या H+ आयन दे दिया, तो ये क्या एक प्रकार का एसिड है। वहीं पर बात करूं जो है NaOH की बात करूं, NaOH, तो NaOH की क्रिया करवाते हैं तो Na पे प्लस होता है
और प्लस OH माइनस दे दिया, तो OH माइनस दे दिया तो ये क्या है, ये आपका एक प्रकार से क्षार की भांति व्यवहार करता है। तो ये क्या क्षार है, तो जो H प्लस आयन देगा वो अम्ल होगा, जो OH माइनस आयन देगा वो क्षार होगा, याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर जो है HNO3 क्या है, तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो H पे प्लस होता है, NO3 पर माइनस चार्ज होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो है, तो ये H प्लस आयन दे दिया, तो ये क्या एक प्रकार का अम्ल है। जैसे यहाँ पे HCl की बात करूँगा, HCl, तो HCl यहाँ से क्रिया करवाएंगे तो H प्लस होता है प्लस Cl माइनस, तो ये क्या H प्लस आयन दिया, अम्ल हो गया जो है। वहीं पर बात करूँ जो है KOH, तो KOH से क्रिया करवाएंगे तो K पे प्लस होता है और प्लस OH पे माइनस होता है, तो यहाँ पर जो ये OH माइनस दे दिया तो ये क्षार। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, जो H प्लस आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जो OH माइनस देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे बात करूँ कि जो है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, जिसको हम हड्डियों को टूटने में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है, याद रखेंगे। CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। जिप्स, यहाँ पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु होते हैं, आधे अणु होते हैं, याद रखेंगे। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, याद रखेंगे, CaSO4 डॉट 2H2O होता है, याद रखेंगे, 2H2O होता है, CaSO4 डॉट 2H2O होता है। तो जिप्सम में पूछा जाता है जल के कितने अणु होते हैं, तो 2 अणु, याद रखेंगे। बुझा चूना का सूत्र अगर पूछ लिया जाए तो CaOH का होल ट्वाइस होता है बुझा चूने का। बिना बुझा चूना, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखेंगे। बिना बुझा चूना क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये भी याद रखेंगे। फास्जीन, जिसको हम कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं, COCl2 होता है, याद रखेंगे। फास्जीन का सूत्र होता है। पूछा जा सकता है क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको फास्जीन नामक जहरीली गैस बनती है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। वहीं पर बात करूं ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, इसका रासायनिक नाम याद रखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है ये। बेंजीन का सूत्र, तो ये आपका C6H6 होता है बेंजीन। स्ट्रक्चर अगर इस तरीके से बनाने के लिए दे सकता है तो इस तरीके से आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो है। फिनाल का सूत्र क्या होता है, तो C6H5OH होता है, या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरीके से जो है बना करके हम OH लगा देंगे तो ये क्या फिनाल है, ये भी याद रखेंगे। एनिलीन की बात करूंगा तो ये इसका सूत्र क्या होता है, C6H5CH3 होता है। मतलब इसी फिनाल पे अगर हम CH3, मतलब यहाँ से बेंजीन पे CH3 अगर लगा देंगे, बेंजीन पे क्या करेंगे CH3 लगा देंगे तो ये एनिलीन बन जाएगा, तो ये याद रखेंगे जो। अब वहीं पर बात करूँ सोडा, तो यहाँ पर सोडा में जो है देखिए, अगर पूछा जाए खाने का जो सोडा है, खाने का सोडा, तो खाने का सोडा जो है इसका अगर पूछा जाए तो NaHCO3 होता है, NaCO3 जो खाने का जो सोडा होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है, याद रखेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, याद रखेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट, खाने का सोडा का सूत्र। अगर वहीं पर बात करूं धावन सोडा का जो सूत्र होता है, धावन सोडा का जो सूत्र होता है, तो याद रखेंगे Na2CO3 डॉट 10H2O होता है, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि धावन सोडा में जल के कितने अणु होते हैं, 10 अणु होते हैं, याद रखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र अगर पूछ लिया जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है, इसको याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। एस्टिक अम्ल, जिसको सिरका के नाम से जानते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, CH3COOH, ये भी याद रखेंगे, CH3COOH। अगर इसका IPSC नाम में पूछा जाए तो 2 कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल होगा, याद रखेंगे, एथेनोइक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल होगा, ये याद रखेंगे यहाँ से जो है। अब यहाँ से मैं बात करूँ, ये जो है यहाँ PM हाइड्रोक्साइड नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, तो गलत हो गया था, तो यहाँ पर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेना। यहाँ पे लिखा गया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र था वो होता है NaOH होता है, याद रखेंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है HNO3 होता है, HNO3 होता है। एक यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, फार्मिक अम्ल का जो सूत्र क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है, याद रखेंगे, HCOOH होता है फार्मिक अम्ल का सूत्र। अब यहाँ इसका अगर IPSC नाम की बात करूँगा तो यहाँ पे मेथेनोइक अम्ल होता है, याद रखेंगे, मेथेनोइक अम्ल होता है फार्मिक अम्ल का सूत्र, ये आपको याद रखना है पूरी तरीके से, मेथेनोइक अम्ल होता है।
वहीं पर बात किया जाए फार्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, तो HCHO। HCHO क्या है, इसका हम अगर बात करेंगे तो ये फार्मेल्डिहाइड है। ये क्या है, फार्मेल्डिहाइड है, ये याद रखेंगे, फार्मेल्डिहाइड है। और यहाँ पर इसका जो है IPSC नाम की बात करूँगा तो मेथेनैल होता है, याद रखेंगे ये भी जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं, तो क्लोरोफार्म को रंगीन बोतल में इसलिए रखते हैं कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतल में इसलिए रखते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश जो है उस बोतल के अंदर ना जाए। सूर्य का प्रकाश उस बोतल के अंदर ना जाए, नहीं तो सूर्य का प्रकाश अगर उस बोतल के अंदर जाएगा तो वह जो है एक जहरीली गैस बना देगा, फास्जीन गैस, जिसको हम COCl2 के नाम से जानते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। क्लोरोफार्म को रंगीन बोतल में रखा जाता है और उसमें थोड़ी मात्रा में एथिल अल्कोहल मिलाई जाती है, C2H5OH। तो C2H5OH जो एथिल अल्कोहल मिलाने का ये रीजन है कि उसमें जो अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसकी ऑक्सीकरण की जो दर होती है पूरी तरीके से रुक जाती है या घट जाती है। इस तरीके से हम इसको मिलाते हैं। क्लोरोफार्म को अगर किसी व्यक्ति को सुंघा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा, ये भी याद रखेंगे। और क्लोरोफार्म का जो इस्तेमाल करते हैं, जो हम शल्य चिकित्सा में हम इसको करते हैं, तो ये याद आपको रखना है। चलिए हम बात करते हैं फिर आगे, नॉर्मलता क्या होता है। तो 1 लीटर बिलियन में 1 लीटर बिलियन में, यहाँ आपको ध्यान देना, 1 लीटर बिलियन में मतलब बिले या घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांक की जो संख्या होती है बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता बराबर होता है, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, बिलियन का ग्राम तुल्यांक की संख्या, बिले के ग्राम तुल्यांक, बिले के ग्राम तुल्यांक की संख्या याद रखेंगे, और बटे बिलियन का आयतन लीटर में, मान लेते हैं V बिलियन का आयतन लीटर में, तो ये भी याद रखेंगे। नॉर्मल बिलियन क्या किसे कहते हैं, तो 1 लीटर बिलियन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होगी वो तो नॉर्मलता कहलाएगी। तो 1 लीटर बिलियन में विलेय पदार्थ का जितना मोल घुला होता है वो जो बिलियन बना होता है उसको नॉर्मल बिलियन कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। नॉर्मलता को मात्रक जो होता है कैपिटल N होता है या मोल प्रति लीटर के साथ जा सकते हैं। मोलरता को स्मॉल m कैपिटल M से लिखते हैं, ये भी याद रखेंगे। 1 लीटर बिलियन में, यहाँ भी 1 लीटर बिलियन में घुले हुए, मतलब 1 लीटर बिलियन में यदि विलेय का 1 मोल घुला हुआ है, 1 लीटर बिलियन में यदि विलेय का 1 मोल घुला हुआ है, तब जो बिलियन की जो बिलियन की जो सांद्रता होती है वो मोलरता में व्यक्त की जाती है। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस बिलियन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से लिखते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में, ये याद हमेशा रखेंगे। मोलरता को कैपिटल M से लिखा जाता है। वहीं पर बात करूं मोलरता, तो मोलरता को स्मॉल m से लिखते हैं। तो 1 किलोग्राम विलायक में, यहाँ पे ये 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में यदि 1 मोल घोल देंगे तो वो मोलरता हो जाएगी। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घोलने पर जो बिलियन की सांद्रता प्राप्त होती है वो बिलियन की मोलरता कहलाती है। मतलब 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है, याद रखेंगे। अगर पूछा जाए मोलरता बराबर क्या होता है, तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का जो है, विलायक का द्रव्यमान, मान लेते हैं कैपिटल W है, विलायक का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल W किलोग्राम में, याद रखेंगे। राउल्ट का नियम क्या होता है, तो राउल्ट का नियम क्या होता है, ध्यान देंगे। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट के नियम में क्या बताया गया, किसको भी याद रखने ना, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस में विद्यमान विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, याद रखेंगे। इस रिजल्ट को भी आपको याद रखना है। P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहाँ पे P0 की बात करेंगे तो P0 क्या है, विलायक का वाष्प दाब है, याद रखेंगे। ये विलायक का, ये P0 क्या है, विलायक का वाष्प दाब है,
विलायक का वाष्प दाब है, याद रखेंगे। और PS क्या है, एस फॉर सॉल्यूशन, ये विलयन का वाष्प दाब है, याद रखेंगे। ये क्या, विलयन का वाष्प दाब है। ये मोलों की संख्या है, ये विलेय के मोलों की संख्या है, ये विलेय के मोलों की संख्या है, और ये क्या है, विलायक के मोलों की संख्या है। कैपिटल N क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, याद रखेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये है, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पूरा टोटल ये, उसमें विद्यमान टोटल ये, उसमें विद्यमान विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज, विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज यही होता है के बराबर होता है, याद रखेंगे। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, जब किसी विलायक में जो है क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, यहाँ से जो है किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट पदार्थ में किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट को किसी विलायक में घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसको हम क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। और 1 किलोग्राम विलायक, यहीं पर 1 किलोग्राम विलायक में अगर 1 मोल घोलेंगे, अगर 1 किलोग्राम विलायक में अगर 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होगी उसको हम क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहेंगे। तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। क्वथनांक उन्नयन को हम डेल्टा TB से लिखते हैं, याद रखेंगे। और यहाँ पे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को किससे लिखते हैं, KB से लिखते हैं, आपको ये याद रखना है। वहीं पर बात करूँगा, इसको मोलर उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं। अगर यहाँ से सूत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है एक फार्मूला है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक में, और जो है और डेल्टा TB में क्या रिलेशन है, इसको याद रखेंगे। स्मॉल m बराबर 1000 इंटू KB क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होता है, इंटू स्मॉल w क्या है, विलेय का द्रव्यमान है, बटे जो है कैपिटल W क्या है, विलायक का द्रव्यमान है, इंटू डेल्टा TB क्या है, यह है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। और हिमांक अवनमन की बात करूंगा तो किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट को किसी विलायक में घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी आती है उसे हिमांक अवनमन कहते हैं। और यदि 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल घोल देंगे तब उसके जो हिमांक में कमी आएगी तो उसको हम हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसको हम KF से लिखते हैं, हिमांक अवनमन स्थिरांक को KF से लिखते हैं। और हिमांक अवनमन को डेल्टा TF, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा TF से लिखते हैं। बात करूँगा हिमांक अवनमन और हिमांक अवनमन स्थिरांक में रिलेशन क्या होता है, तो याद रखेंगे स्मॉल m बराबर 1000, ये रिजल्ट आपको याद रखना, KF इंटू स्मॉल w बाई डेल्टा TF इंटू कैपिटल W होता है। KF क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक है, स्मॉल m विलेय का अणुभार है, स्मॉल w विलेय का द्रव्यमान ग्राम में है, कैपिटल W विलायक का द्रव्यमान ग्राम में है। डेल्टा TF की बात करूंगा तो TF क्या हिमांक अवनमन है। परासरण दाब क्या होता है, याद रखेंगे। तो परासरण दाब क्या, ये भी याद रखना है कि परासरण दाब क्या होता है। तो किसी विलयन तथा विलायक, किसी विलयन, यहाँ पे आपको याद रखना, किसी विलयन तथा विलायक, किसी विलयन तथा विलायक को अर्धपारिगम झिल्ली, यहाँ पे याद रखेंगे अर्धपारिगम झिल्ली, झिल्ली के बारे में भी आपको याद रखना है। अर्धपारिगम झिल्ली, किसी विलयन तथा विलायक को अर्धपारिगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब को ही हम परासरण दाब कहते हैं। तो परासरण दाब को हम पाई से लिखते हैं। परासरण दाब का जो फार्मूला यहाँ से मिलता है, याद रखेंगे, पाई बराबर होता है CST होता है, पाई बराबर CST, जहाँ पर C को सांद्रता कहते हैं, S क्या विलयन स्थिरांक है और T परमताप है, ये याद रखेंगे। यहाँ पे एक रिजल्ट हमको और देखने के लिए मिलता है परासरण दाब का, स्मॉल m बराबर WST बटे पाई होता है, जहाँ पे पाई क्या परासरण दाब है, स्मॉल m विलेय का अणुभार है, स्मॉल w क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में होता है, S क्या है विलयन स्थिरांक है और T क्या परमताप है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। यहाँ पे 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं, तो N बराबर W/M होता है, N बराबर W/M होता है। तो W का मान 180 दिया गया है और स्मॉल m क्या है, जल का जो अणुभार होता है, जल का जो अणुभार होता है H2O का अणुभार होता है 18, तो 18 से डिवाइड करें तो 18 तो 180 तो 10 आ जाएगा। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं, तो 10 मोल होते हैं, याद रखेंगे। शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है, ये याद रखेंगे। तो याद रखेंगे 55.56 होती है शुद्ध जल की मोललता, 55.56 m मोल प्रति किलोग्राम के साथ जाएंगे। मोल प्रभाज किसे कहते हैं, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या, किसी विलयन में उपस्थित
किसी अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मतलब यहाँ पे बात करूँ, इस मोल प्रभाज क्या होता है, स्मॉल एन मान लिया विलय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलय के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, जहाँ पे कैपिटल एन क्या विलायक का, विलायक के मोलों की संख्या और स्मॉल एन विलय के मोलों की संख्या। अब यहाँ पे विलय के मोल, अगर विलय का मोल प्रभाज निकालना तो विलय के मोलों की संख्या यहाँ पर रखेंगे, कुल मोलों की संख्या यहाँ पर दिया गया तो विलय का मोल प्रभाज, और विलायक का मोल प्रभाज अगर बात करूंगा तो विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो ये हमेशा याद रखेंगे विलायक, विलय और विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया तनुता बहने पर, तनुता बहने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है, याद रखेंगे घटती है। तनुता बढ़ने पर विशिष्ट चालकता घटती है। विटामिन के बारे में पूछा, विटामिन क्या होता है, तो विटामिन क्या करते हैं हमारे शरीर में, क्या करते हैं हमारे उपापचय क्रिया को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, लेकिन ये हमको एनर्जी नहीं देते हैं, तो ये याद रखेंगे। तो विटामिन क्या होता है, विटामिन के बारे में पूछा जा सकता है कि जल में जो घुलनशील विटामिन क्या होते हैं, तो याद रखेंगे तो जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं B, C होते हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं A, D, E के होते हैं, याद रखेंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से पूछा जाता है विटामिन ए की कम, विटामिन ए किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है, याद रखेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है, याद रखेंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी। और यहाँ से ये भी याद रखेंगे आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो ये भी रतौंधी होती है, आयोडीन की कमी से रतौंधी, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। तो यहाँ से आपको रखना है विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, कौन सा बीमारी होती है, याद रखेंगे। विटामिन बी की कमी से एग्जाम पूछ सकता है बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है, याद रखेंगे थायमिन होता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनाल होता है, याद रखेंगे, रेटिनाल याद रखेंगे। विटामिन सी, ये पूछा जाता है वह कौन सा विटामिन जो अम्ल की भांति व्यवहार करता है, तो विटामिन सी क्या एक प्रकार का अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम बात करेंगे तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है, विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी रोग होता है, याद रखेंगे। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, याद रखेंगे। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेटस होता है, रिकेटस, विटामिन ई की कमी से। बात करूंगा विटामिन ई का जो रासायनिक नाम, इसको भी याद रखेंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम याद रखेंगे तो टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन ई की किस में पाया जाता है, अंकुरित गेहूं में पाया जाता है, याद रखेंगे, अंकुरित गेहूं में। और विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो नपुंसकता नामक बीमारी होती है, नपुंसकता या बांझपन हम कहते हैं, स्त्रियों में बांझपन और पुरुषों में क्या होता है, नपुंसकता नामक बीमारी होती है, याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं जो है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलता है, तो CxH2O होता है, इसका जो फार्मूला होता है ये भी याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट में पूछा जाता है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट के नाम बताइए, तो कार्बोहाइड्रेट में जैसे यहाँ पर जो है पूछा जा सकता है, तो कुछ कार्बोहाइड्रेट का नाम जैसे मान लिया C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र है, ये क्या है, ग्लूकोज। C12H22O11, ये क्या है, सुक्रोज है, ये फार्मूला क्या है, सुक्रोज है, सुक्रोज का सूत्र है। इसी को माल्टोज भी कहते हैं, ये माल्टोज का सूत्र है। और ये सब क्या है, डाईसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं, ये सब डाईसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं, ये मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं, ये भी याद रखेंगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र सेम होता है, यही क्या है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का सूत्र है और ये फ्रक्टोज का सूत्र है। पूछा जाए सबसे मीठी शर्करा क्या होती है, तो याद रखेंगे फ्रक्टोज होती है, सबसे मीठी जो शर्करा होती है फ्रक्टोज होती है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से पूछ लिया जाए, यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि आरएनए में, यहाँ से पूछ सकता है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, तो डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, इसमें जो है पूछ सकता है कि आरएनए में कौन कौन से क्षारक होते हैं,
तो आरएनए में कौन कौन से क्षारक होते हैं, तो याद रखेंगे आरएनए में क्या होता है, एडिनिन होता है, एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है, एडिनिन ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। क्या होता है, यूरेसिल होता है। यहाँ पर याद रखेंगे। और वहीं पर बात करूँगा जो है कि डीएनए के पश्चात आरएनए में क्या होता है, तो याद रखेंगे आरएनए में, वहीं पर बात करेंगे कि डीएनए में क्या होता है। तो डीएनए में आपका अगर मान लिया बात किया जाए तो डीएनए में याद रखेंगे जो हमने बताया था, इसमें साइटोसिन भी होता है, साइटोसिन होता है और साथ ही साथ थायमिन होता है, याद रखेंगे थायमिन होता है। डीएनए में याद रखेंगे, ये भी आपको ध्यान देना है, इसके में डीएनए और आरएनए में अंतर पूछा जाता है, अंतर भी आपको ध्यान देना है कि अंतर इसका क्या होगा डीएनए और आरएनए में। तो डीएनए में क्या होती है, डीएनए में आपका जो है डबल हेलिक्स मॉडल होती है, यहाँ पे डबल हेलिक्स मॉडल होती है, और आरएनए में क्या होती है, सिंगल हेलिक्स मॉडल होती है, याद रखेंगे, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से इस वीडियो में हमने जो है कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके जो है रसायन विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा में बन सकते हैं उसको हमने डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल आरसी रमेश क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। सभी डियर स्टूडेंट स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।